सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। राहुल गांधी को आवास खाली करवाए जाने का नोटिस मिलने पर और बढ़ा कांग्रेसियों का गुस्सा। कचहरी स्थित अंबेडकर पार्क में धरना प्रदर्शन कर जताया रोष। चैत्र नवरात्र की सप्तमी पर माता कालरात्रि और मां भवानी गौरी के मंदिर में भक्तों ने लगाई हाजिरी। सिक्किम के राज्यपाल बनने के बाद प्रथम काशी आगमन पर लक्ष्मण आचार्य का जगह जगह भव्य स्वागत। और भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा की मौत के मामले में चाचा ने सीएम योगी से न्याय की लगाई गुहार। और अब समाचार विस्तार से। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य के मंगलवार को गृहनगर काशी पहुंचने पर जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य के मंगलवार को गृहनगर काशी आगमन के दौरान बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से लेकर रामनगर तक जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान राज्यपाल ने कचहरी स्थित अंबेडकर प्रतिमा और मिंट हाउस पर स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा तथा बीएचयू गेट स्थित महामना पंडित मदन मोहन मालवीय और मलदहिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। रामनगर पहुंचने पर स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर भी उन्होंने माल्यार्पण किया। एयरपोर्ट पर सांसद बीपी सरोज, पिंडरा विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह के साथ पिंडरा विधानसभा के सभी मंडलों के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मां चंद्रिका मंदिर पर डॉक्टर जयप्रकाश दुबे, प्रवीण सिंह गौतम व रामविलास पटेल के नेतृत्व में रोहनिया विधानसभा के रामेश्वर मंडल व सेवापुरी विधानसभा के समस्त मंडलों के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। गोकुल धाम पर सुरेश सिंह, संजय सोनकर, गौरव सिंह के नेतृत्व में शिवपुर एवं अजगरा विधानसभा के समस्त मंडलों के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। इसी प्रकार वाराणसी महानगर के संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल पर नागेंद्र रघुवंशी व जगदीश त्रिपाठी के नेतृत्व में उत्तरी विधानसभा के राजर्षि मंडल और पिछड़ा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कचहरी स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर अशोक कुमार व शशांक श्रीवास्तव के नेतृत्व में उत्तरी विधानसभा के सारनाथ मंडल, जिला एवं महानगर के अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मिंट हाउस स्थित स्वामी विवेकानंद प्रतिमा पर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में उत्तरी विधानसभा के बागेश्वरी छावनी मंडल व महिला मोर्चा की ओर से स्वागत किया गया। मलदहिया स्थित पटेल प्रतिमा पर नवीन कपूर, आत्मा विश्वेश्वर के नेतृत्व में दक्षिणी विधानसभा के दीनदयाल उपाध्याय, काशी विश्वनाथ, मध्यमेश्वर मंडल व अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। राहुल गांधी को आवास खाली करवाए जाने की नोटिस से आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कचहरी स्थित अंबेडकर पार्क पर धरना प्रदर्शन किया। सोमवार को राहुल गांधी को आवास खाली करवाए जाने का नोटिस मिलने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आक्रोश और बढ़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कचहरी स्थित अंबेडकर पार्क में धरना प्रदर्शन दिया। इस दौरान बीजेपी के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। राहुल गांधी मामले को लेकर वाराणसी के शास्त्री घाट के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर पार्क में प्रदर्शन करते हुए वहां पहुंचे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश में लोकतंत्र को खतरे में बताते हुए जमकर नारेबाजी की। पूर्व सांसद राजेश मिश्रा की अगुवाई में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए बीजेपी पर राजनीतिक साजिश करने का गंभीर आरोप लगाया। कांग्रेस नेता रोशनी कुशल जायसवाल ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि मोदी जी हमारे नेता राहुल गांधी से डरते हैं। पहले संसद की सदस्यता समाप्त करवाने और अब आवास खाली करवाने को लेकर जिस तरह से बीजेपी जल्दबाजी कर रही है, उससे साफ है कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है।
वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता संजीव सिंह ने कहा कि जिस प्रकार की तानाशाही बीजेपी कर रही है उसे पूरा देश देख रहा है। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि विपक्ष और पूरे देश की जनता खड़ी है। देश की जनता कह रही है कि राहुल गांधी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता जिसके साथ होती है वही सत्य होता है। कि विपक्ष और गैर कांग्रेस, अब सवाल ये हो गया है कि किस तरह नरेंद्र मोदी से लड़ा जाए, और इस वजह से सब लोग एक साथ हैं। और हमें लगता है कि अब ये लड़ाई सड़कों पे आ गई है। अब ये लड़ाई कानूनी से ज़्यादा सड़कों की लड़ाई ज़्यादा हो रही है, और ये आने वाले दिनों में 24 तक और तेज़ चलेगी ये लड़ाई, और आर पार की लड़ाई होगी। अब ये तो आज तो ब्लैक डे था, तो ब्लैक डे में हमें लगता है 400-500 लोग आ गए थे, लेकिन अब ये लड़ाई लंबी चलेगी और 24 तक चलेगी, क्योंकि लोकतंत्र को बचाना ये पहली जिम्मेदारी कांग्रेस की इस वजह से है। कांग्रेस के लोगों ने देश को आज़ाद कराया था, देश को स्वतंत्र कराया था। राहुल गांधी को घर देने के मुहिम की शुरुआत काशी से हो गई है। कांग्रेस नेता अजय राय ने सपत्नीक अपने घर पर पोस्टर लगाकर अपना घर राहुल गांधी को समर्पित किया। राहुल गांधी को घर देने का मुहिम वाराणसी से शुरू हो गया है, जिसे लेकर अजय राय ने अपने घर पर अपने पत्नी संग पोस्टर लगाया और कहा कि यह मेरा घर मेरे पत्नी की सहमति से राहुल गांधी को समर्पित किया जा रहा है। वह यहाँ आकर रह सकते हैं और एक बड़े भाई के रूप में मार्गदर्शन करते रहें। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने राहुल गांधी का 11 तुगलक आवास खाली कराने का नोटिस दिया है, उस तरह से राहुल गांधी आम जनता की देश की बात उठा रहे हैं। उनको हम लोग कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे, और इसी मुहिम के तहत हम लोगों ने यह कार्य किया है और सभी कांग्रेस कार्यकर्ता इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। इस मौके पर राजेश्वर सिंह पटेल, जिला अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, महानगर अध्यक्ष कन्या राय आदि मौजूद थे। लोकसभा अध्यक्ष ने वो मकान खाली कराने के लिए आदेश कर दिया है कि उनका मकान खाली कर दिया जाए। तो आज हम सब लोगों ने, हमारे परिवार के लोगों ने मन बनाया, मैं, मेरी पत्नी, हमारे बच्चे, कि हम सब लोग अपना घर राहुल गांधी जी को समर्पित करेंगे। राहुल जी आएँ, हमारे घर में रहें, ये घर उनका है और निश्चित तौर से ये घर उनके लिए समर्पित है। और आम आदमी की बात, साधारण आदमी की बात, गरीब आदमी की बात, जन जन के, देश के लोगों की बात राहुल जी उठा रहे हैं। तो राहुल जी को कहीं से भी हम कमज़ोर नहीं होने देंगे। राहुल जी की कहीं भी उनकी मनोबल की, उनकी चीज़ों को हम कमज़ोर नहीं होने देंगे। इस नाते आज ये प्रेस रखा और ये राहुल जी को अपना घर समर्पित कर रहे हैं। ये आप लोग के समक्ष ये चीज़ें मैंने रखा है और ये अभी समर्पित करेंगे बाद में। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत मामले में परिजनों ने गायक समर सिंह को आरोपी बनाते हुए न्याय की गुहार लगाई। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा की मौत मामले में परिजनों ने सिंगर समर सिंह को आरोपी बनाया है। थाने पहुंचे आकांक्षा के चाचा ने कहा कि वो बहुत रसूखदार है, वो दबाव डलवा सकता है, हमें न्याय चाहिए। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत के बाद उनके परिजन सदमे में हैं। वहीं उनके करीबियों का भी दर्द छलक रहा है। जहां मशहूर एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ट्विटर पर उनका सपोर्ट करती नजर आ रही हैं, तो वहीं आकांक्षा के चाचा मुन्ना दुबे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मणिकर्णिका महाश्मशान पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि यह आत्महत्या नहीं, हत्या है। हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि वो हमें न्याय दिलाएं। मुन्ना दुबे ने आरोप लगाते हुए कहा कि समर सिंह की इनकी पुरानी रंजिश है। समर सिंह का ही इस मामले में पूरा हाथ है। उन्होंने कहा कि जब कोई अपने रूम में जाता है तो कमरा बंद कर लेता है, तो कहां से मास्टर की आ गई और उससे दरवाजा क्यों खोला गया। मुन्ना दुबे ने बताया कि रविवार को जब आकांक्षा की मौत की खबर आई तो हमें विश्वास नहीं हुआ कि आकांक्षा ऐसा भी कर सकती हैं। पुलिस ने ही बताया कि जब वो पहुंची तो उसके कमरे के बाथरूम का नल खुला हुआ था। कोई मरने वाला व्यक्ति बाथरूम में जाकर नल कैसे खोल देगा। इसके अलावा फंदा भी सही से नहीं बंधा हुआ था और बैठे हुए पोजीशन में बॉडी मिली। जब कोई अंदर जाता है तो अंदर से दरवाज़ा बंद हो जाता है, ठीक है। दरवाज़ा बंद होने के बाद में मास्टर चाबी कहाँ से आती है, और मास्टर चाबी आने के बाद में जब दरवाज़ा खोला गया तो अंदर से नल का पानी चालू था। सुसाइड करने वाला कभी नल का पानी चालू नहीं कर सकता है, ठीक है। पंखे का बटन स्विच ऑफ था और पंखे में पूर्ण रूप से फांसी जैसे लगाया जाता है, खुदकुशी की जाती, उस प्रकार से पंदा बाना नहीं था। और उनका एक पैर के ऊपर था, एक पैर जमीन के ऊपर, मतलब ऐसे बैठी हुई है और खाली मतलब नाम का ऐसे लगाया गया है कि फांसी लगाई हुई है। और न तो गले पे कहीं निशान है, उनके बॉडी में नीला पड़ गया है, काला पड़ गया है, पैर में निशान है, इनके सब जगह में। ऐसा लग रहा है उनके साथ में ज़बरदस्ती करके उनकी आत्महत्या करके उनको फंदे पर लटकाया गया है। आप किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई करती है लगातार? नहीं तो हम तो यहाँ के माननीय
मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ बाबा जी से हम यही गुजारिश करेंगे, ये हमारे साथ में न्याय हो, जो कि हमारे बच्ची के साथ में इतना बड़ा अन्याय हुआ है। हम उनसे बहुत काफ़ी उम्मीद लेके रखे हैं कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी हमारे साथ में न्याय करेंगे और हमारी मदद करेंगे और अपराधियों के साथ में कड़ी से कड़ी दंडित कार्रवाई करेंगे। मंगलवार की सुबह संकुलधारा पोखरे के पास एक तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने सड़क पर खड़े लोगों को धक्का मार दिया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। धेनुपुर के संकुलधारा पोखरे के पास पावर हाउस के सामने मंगलवार की सुबह करीब 8 बजे तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने सड़क पर खड़े लोगों को धक्का दिया, जिसमें 2 लोग गंभीर और करीब 3 से 4 लोगों को मामूली चोट आने से प्रारंभिक इलाज के बाद घर भेज दिया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर फेलुपुर पुलिस पहुंची और गंभीर रूप से 2 घायलों को अस्पताल भिजवाया। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को अपनी फोर्ड इकोस्पोर्ट गाड़ी से अरोरा सरकारी अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव अपने घर बालाजी नगर कॉलोनी सामने घाट जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गाड़ी की रफ्तार काफ़ी तेज थी, जिसकी वजह से वह अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़े चाय पान कर रहे लोगों को धक्का मारते हुए लालजी ढाबा में जोरदार टक्कर दे मारी। घटना में लालजी यादव व दयालु यादव मूल निवासी ग्राम महेवा थाना जमालपुर जिला मिर्जापुर को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। गाड़ी आ रहा था, देखे हम एकदम खड़े थे, एकदम खड़े एकदम साला एकदम प्रेशर एकदम धैले एकदम सबको एकदम चपले 5-6 जनों को एक्सीडेंट कराए हैं। आपके आदमी को कितना चोट होगी? कपार में लगा है। कौन घायल हुआ है? कौन घायल हैं? लालजी यादव, दयालु गुरु यादव, 3 लड़के बाहरी थे। वो भी हाँ, 3 लड़के भारी थे। एक वहाँ था, तब एक हम पानी पियाए, पानी पिया हुआ के उसको फ़ोन कर दिए, आया गाड़ी में से लेके चले गए। ये जो 2 लोग ट्रॉमा सेंटर में हैं, इनकी हालत कैसी है? उनकी हालत अभी सुस्त है, अभी सुस्त है, अभी हो रहा है धीरे धीरे। अब देखिए पर कहाँ चोट लगी? सीने में पूरा शरीर में लगा, पूरा शरीर ही पूरा है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public Schools. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टम अध्ययन की व्यवस्था, शहर की सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल शिक्षण समूह शाखाएं हड़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413। जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111। बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412। रेलवे स्टेशन रोड, दुर्ग, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710। मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं, संस्कारशाला भी है। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल
मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल LKG से क्लास 12 तक एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर RL सिंह सभागार में काव्य संग्रह नक्शानामा का लोकार्पण किया गया। सेतु प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित काव्य संग्रह नक्शानामा का भूगोल विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर RL सिंह सभागार में आयोजित लोकार्पण व सह परिचर्चा कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस काव्य संग्रह के रचनाकार प्रमुख भूगोलवेत्ता और हिंदी कवि सरफराज आलम हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पूर्व कुलपति प्रोफेसर पृथ्वीश नाग तथा मुख्य वक्ता के रूप में हिंदी विभाग BHU के आचार्य प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ला थे। विशिष्ट वक्ता के रूप में भूगोल विभाग के आचार्य प्रोफेसर आनंद मिश्र दीपायन, अरबी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अशफाक अहमद और हिंदी विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर विंध्याचल यादव मौजूद थे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भूगोल विभाग के पूर्व आचार्य प्रोफेसर राणा PV सिंह ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित महात्मा गांधी दुनिया में नक्शे शांति और सद्भाव के लिए बनाए जाते हैं। आज नक्शे में बहुत डिटेलिंग हो रही है। जो फैक्ट नक्शे में दिखाए जाते हैं वह कभी सही भी होता है और कभी गलत भी। इसलिए एक कवि जब नक्शे को देखता है तो सही और गलत के बीच में फर्क करता है। अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए भूवैज्ञानिक प्रोफेसर राणा PV सिंह ने कहा कि भूगोल विभाग में साहित्य की परंपरा रही है। कोई भी नक्शा सत्य नहीं होता बल्कि सत्य की खोज के लिए एक प्रयास होता है। मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हिंदी आचार्य, कवि और आलोचक प्रोफेसर प्रकाश शुक्ल ने कहा कि जब व्यवस्था चुप होती है तो बौद्धिकता को बोलना ही पड़ता है। बौद्धिकता जब चुप हुई है समाज पर संकट पड़ा है। हिंदी कविता ही नहीं बल्कि दुनिया की कोई भी कविता अपने भूगोल से विन्यस्त रही है। बनारस की कविता अपने भूगोल के पास पहली बार पहुंची है। यह एक ऐसा संग्रह है जो अपने समकालीन यथार्थ से सीधे सीधे टकराता है। साहित्य बगैर उल्लंघन का श्रेष्ठ हो नहीं सकता, इसलिए यह संग्रह मनुष्य के मुक्ति का गीत गाता है। कार्यक्रम में प्रोफेसर विंदा परांजपे, प्रोफेसर VK कुमरा, डॉक्टर महेंद्र कुशवाहा, डॉक्टर रविशंकर सोनकर, डॉक्टर सीमा तिवारी, डॉक्टर सीमा रानी, डॉक्टर कपिल कुमार गावस्कर तथा भारी संख्या में छात्र छात्राओं की उपस्थिति थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग में प्रोफेसर सरफराज आलम हैं, जिनका नया कविता संग्रह नक्शानामा के नाम से सेतु प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित हुआ है। उसी पर परिचर्चा आयोजित होने जा रही है और उस परिचर्चा के साथ साथ उस पर बातचीत होगी। उस पुस्तक का यानी नक्शानामा का लोकार्पण भी होगा। चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन मां दुर्गा के सप्तम स्वरूप मां कालरात्रि एवं गौरी के सप्तम स्वरूप मां भवानी गौरी के मंदिर में दर्शनार्थियों की भारी भीड़ उमड़ी। चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन मां दुर्गा के सप्तम स्वरूप मां कालरात्रि देवी और नवगौरी के क्रम में भवानी गौरी के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। कालिकागढ़ स्थित माता दुर्गा की सप्तम स्वरूप कालरात्रि के दरबार में सुबह से ही दर्शन पूजन के लिए भक्तों की भीड़ रही। कालरात्रि का दर्शन करने के लिए मंगला आरती के बाद श्रद्धालुओं के लिए दरबार खोल दिया गया। हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने मां का दर्शन पूजन किया। पुजारी श्री नारायण तिवारी के अनुसार कालरात्रि मां
दुष्टों का विनाश करने के लिए जानी जाती हैं। इस कारण इनका नाम कालरात्रि पड़ गया। देवी कालरात्रि 3 नेत्रों वाली माता हैं। इनके समस्त अंग बिजली के समान विराल हैं। यह काले रंग और अपने विशाल बालों को फैलाए हुए 4 भुजाओं वाली दुर्गा माता हैं। सिंह के कंधे पर सवार मां कालरात्रि का विकराल रूप अद्भुत है और इनकी सवारी गधा है जो देवी कालरात्रि को लेकर इस संसार से बुराई का सर्वनाश कर रहा है। देवी कालरात्रि अपने हाथ में चक्र, गदा, तलवार, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं तथा माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण किए हुए हैं। जो भक्त माता कालरात्रि से सच्चे मन से मुराद मांगता है, मां उसकी सभी मुरादें पूरी करती हैं। 7वें दिन गौरी के दर्शन पूजन के क्रम में भवानी गौरी के दर्शन पूजन की मान्यता है। देवी के इस रूप का विग्रह विश्वनाथ गली में श्री राम मंदिर में है। यहाँ भी दर्शन पूजन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। आज के दिन दर्शन करने से माता का सभी प्रकार का बाधा और सब दूर होता है, कल्याण होता है। मान्यता है कि यहाँ पे बलि चढ़ाया जाता है और बलि चढ़ाया जाता है, तो क्या मान्यता है इसकी? मान्यता है कि माँ का दर्शन करने से जो है सतवम कालरात्रि का जो 7वां दिन की मान्यता है, वो मान्यता के अनुसार लोग दर्शन करते हैं। धर्मनगरी काशी में एक ऐसा बैंक है जहां रुपयों के लेन देन के बजाय भगवान राम के नाम का लेन देन होता है। 30 मार्च रामनवमी के दिन यह बैंक अपना 96वां वार्षिकोत्सव मनाएगा। दुनिया भर में धर्मनगरी के नाम से प्रसिद्ध और भारत के प्राचीनतम शहर काशी के गंगा तट पर आस्था की भी गंगा बहती है, जिसमें देश विदेश के भक्त न सिर्फ डुबकी लगाने आते हैं बल्कि अपनी आस्था को सहेज कर भी रखते हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी में एक अनूठा बैंक है जो पैसे से नहीं बल्कि राम नाम से चलता है। इस बैंक से कर्ज के रूप में पैसे नहीं बल्कि राम नाम का लोन मिलता है। इस बैंक की कार्यप्रणाली और बैंकों की ही तरह है। अंतर है तो बस यह कि यहाँ पैसे की जगह जमा होता है राम का नाम। धर्म और आध्यात्म में आस्था रखने वाले इस बैंक के ग्राहक पुण्य कमाते हैं। इस बैंक का नाम राम रमापति बैंक है जो विश्वनाथ मंदिर के समीप त्रिपुरा भैरवी दशाश्वमेध में स्थित है। 30 मार्च रामनवमी पर राम रमापति बैंक अपना 96वां वार्षिकोत्सव मनाएगा। इस बैंक के प्रबंधक सुमित मेहरोत्रा के अनुसार यहाँ हर वर्ष रामनवमी के दिन राम भक्त अपना खाता खुलवाने आते हैं। रामनवमी को सुबह 7 बजे से झांकी एवं परिक्रमा का प्रारंभ व महाप्रसाद रोली वितरण का आयोजन है। इसके बाद दोपहर 2 बजे भगवान का जन्मोत्सव और हजारों भक्तों के हस्तलिखित एवं संचित कुल 19 अरब 42 करोड़ 34 लाख 25 हजार श्री राम नाम और 1.25 करोड़ श्री शिव नाम की अपूर्व झांकी और परिक्रमा प्रारंभ होगी, जो कि 10 दिनों तक चलेगी। 31 मार्च को भगवान को चढ़े वस्त्र और खिलौनों को बच्चों में वितरित किया जाएगा। 31 मार्च से 8 अप्रैल तक शाम 4 बजे से कथा कीर्तन का आयोजन है। 6 अप्रैल को दंडीधारी साधुओं के भंडारे का आयोजन किया गया है। इसके बाद 7 अप्रैल को महोत्सव की पूर्णाहुति एवं भजन संध्या का कार्यक्रम शामिल है। राम जन्मोत्सव पर हमारे यहाँ राम जन्मोत्सव रामनवमी वाले दिन से आगे 10 दिन तक मनाया जाता है बड़े धूमधाम से। तो इस राम जन्मोत्सव पर ये सारे राम नाम निकाले जाते हैं और इसकी पूरी परिक्रमा की व्यवस्था होती है, जो साल में सिर्फ 10 दिन रहती है। तो अरबों राम नाम जो बड़े नियम संयम से बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ लिखे गए हैं, उसकी परिक्रमा के उद्देश्य से लोग यहाँ आते हैं, राम जन्मोत्सव में शामिल होते हैं और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इसकी प्राप्ति हेतु इस राम नाम की परिक्रमा करते हैं। तो ये इसकी शुरुआत कब हुई थी और किसने की थी? राम रमापति बैंक की स्थापना हमारे दादाजी के दादाजी दास छन्नूलाल जी के द्वारा 96 वर्ष पूर्व हुई थी और उस समय से ये सारे नियम उसी प्रकार से चले आ रहे हैं। राम नाम लेखन के जो राम नाम लेखन यहाँ से लिखने के लिए दिया जाता है वो अनुष्ठान के रूप में दिया जाता है, जिसमें जो व्यक्ति राम नाम लिखता है उसको शुद्ध शाकाहारी भोजन करना होता है, प्याज लहसुन छोड़ना होता है जितने दिन राम नाम चलता है। अर्थात ये क्रिया 8 महीने 10 दिन की होती है। उस दिन से आगे जब तक 8 महीने 10 दिन तक वो लिखते हैं तब तक इन नियमों का पालन करते हैं और अपनी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए राम नाम का अनुष्ठान करते हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार विषय पर एक कार्यशाला आयोजित किया गया। सोमवार को आयोजित इस कार्यशाला की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी द्वारा किया गया।
कार्यशाला के मुख्य अतिथि निदेशक अकादमिक प्रोफेसर बंशीधर पांडे थे। कार्यशाला में बौद्धिक संपदा अधिकार पर व्याख्यान देने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की तरफ से निपम NIPAM की कोऑर्डिनेटर फरहा बानो को आमंत्रित किया गया था। कार्यशाला में अतिथियों का स्वागत कार्यशाला के संयोजक महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के निदेशक डॉक्टर राहुल गुप्ता ने किया। कार्यशाला का संचालन डॉक्टर आरती विश्वकर्मा ने तथा धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर भारती रस्तोगी ने किया। कार्यशाला में बोलते हुए कुलपति जी ने वर्तमान समय में बौद्धिक संपदा अधिकार की आवश्यकता से अध्यापकों एवं विद्यार्थियों को परिचित कराया तथा इसमें भविष्य में होने वाले लाभों के विषय में भी जानकारी दी। मुख्य अतिथि प्रोफेसर बंशीधर पांडे ने बौद्धिक संपदा के विभिन्न आयामों की तरफ इशारा किया। मुख्य वक्ता फरहा बानो ने अपने विस्तृत प्रस्तुतिकरण में बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रकारों तथा उसको प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला। कार्यशाला में कुलानुशासक प्रोफेसर अमिता सिंह, प्रोफेसर आरिफ, प्रोफेसर रमन पंत, प्रोफेसर सत्या सिंह, प्रोफेसर राजीव कुमार, प्रोफेसर ब्रजेश कुमार सिंह, प्रोफेसर पारसनाथ, डॉक्टर अनिता, जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर नवरत्न सिंह, डॉक्टर धनंजय, डॉक्टर आयुष विश्वकर्मा, डॉक्टर ऊर्जस्विता सिंह, डॉक्टर किरण सिंह, डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह, धर्मेंद्र, पूजा सिंह, आंचल गुप्ता, विकास, श्वेता, पूजा भारती, ज्योति झा, नैना चौरसिया, ज्योति मिश्रा, ऋषभ, अमित कुमार सिंह, शिवम सिंह सहित विभिन्न विभागों के अध्यापकों और शोधार्थियों ने प्रतिभाग किया। वर्कशॉप है और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के ऊपर है और इसका आशय ये है कि जैसे हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, वो बहुत सारा काम करते हैं लेकिन काम करने के बाद उसका क्रेडिट उनको नहीं मिलता है। तो क्रेडिट कैसे लें और अपना जो भी काम वो करते हैं उस पर उनकी मास्टरी हो, उस पर उनका टैग हो और जिससे उसका कोई दूसरा यूज़ न कर सके। तो ये ट्रेडमार्क और आप कह सकते हैं कि पेटेंट उनका हो, इसी के दृष्टिकोण से ये कार्यशाला का आयोजन किया गया है। और इस कार्यशाला में जो हमारा कोलैबोरेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिप्रेजेंटेटिव हैं फरहा बानो, उन्हीं का लेक्चर है। उन्होंने मतलब वो बच्चों को अवेयर करने के लिए आई हैं, इवन फैकल्टी मेंबर्स को भी, कि कैसे हम अपने किए हुए कार्य को संरक्षित कर सकते हैं, उसका पेटेंट करा सकते हैं, हम कॉपीराइट ले सकते हैं जिससे कि कोई दूसरा उसका यूज़ न कर सके। 3 दशक के बाद संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के नाट्यशाला में कालजयी नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का मंचन हुआ। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के नाट्यशाला में 3 दशक बाद सोमवार को सायंकाल कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी की अध्यक्षता में अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत साहित्य के कालजयी नाटक का मंचन हुआ। प्रणेता महाकवि कालिदास रचित महाकाव्य पर आधारित नाटक में शकुंतला दुष्यंत की प्रेम कथा दिखी। विश्वविद्यालय के 66वें स्थापनोत्सव के उपलक्ष्य में संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में जयपुर के युवा तरंग संस्कृत नाट्य दल के कलाकारों की प्रतिभा ने खूब तालियां बटोरी। नाटक का प्रारंभ दुष्यंत आकिठार्थ महर्षि कर्ण के आश्रम के निकट जाने से होता है। आश्रम में महर्षि कर्ण की अनुपस्थिति में दुष्यंत और शकुंतला की प्रथम भेंट होती है। दुष्यंत और शकुंतला परस्पर अनुरक्त हो गंधर्व विवाह कर लेते हैं। दुष्यंत पुनः हस्तिनापुर लौटते समय शकुंतला को अपने नामांकित अंगूठी देकर जाते हैं। तत्पश्चात दुष्यंत की स्मृति में मग्न शकुंतला को महर्षि दुर्वासा श्राप दे चले जाते हैं कि बार बार याद दिलाने पर भी दुष्यंत उसे स्मरण नहीं करेगा। किरणवेदा के बहुत अनुनय करने पर वे अभिज्ञान का चिन्ह दिखाने पर श्राप समाप्त हो जाएगा, ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। आकाशवाणी के माध्यम से उक्त गंधर्व विवाह की सूचना पाकर महर्षि कर्ण शकुंतला को विदा कर देते हैं तथा अपने शिष्यों के साथ गौतमी को शकुंतला सहित हस्तिनापुर जाने की आज्ञा देते हैं। विदा के समय कर्ण शकुंतला को उपदेश करते हैं जो वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी ने कहा कि ऐतिहासिक नाट्यशाला में 3 दशक पश्चात किसी भी नाटक का मंचन हो रहा है। विश्वविद्यालय के स्थापनोत्सव के उपलक्ष्य में लगातार चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का मंचन देश के सुप्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा अपने अभिनय से आलोकित किया जा रहा है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर के निदेशक प्रोफेसर रमाकांत पांडे के निर्देशन में उत्कृष्ट नाटक का मंचन किया गया। नाटक मंचन के प्रारंभ में मंगलाचरण, वैदिक एवं पौराणिक दीप प्रज्वलन मंचस्थ अतिथियों के द्वारा तथा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।